हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारा टॉपिक 2 है, जिसमें हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे और इनके संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप जीन पियाजे को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक है यानी कि साइकोलॉजिस्ट है जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत का नाम हमारे एग्जाम में पूछता है कि जीन पियाजे का सिद्धांत का नाम बताइए, तो इनका सिद्धांत का नाम है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह जानते हैं कि संज्ञान हमारा होता क्या है। दोस्तों किसी भी नई चीज को जानना या सोचना समझना हमारा संज्ञान होता है। जैसे आप पहले मोबाइल चलाते थे तो उसमें सिर्फ आप कॉल करना जानते थे, लेकिन आपके एक दोस्त ने यह बताया कि इसमें व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, फेसबुक भी चला सकते हैं, तो आपने व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिया। यानी कि किसी भी नई चीज़ को जानना, किसी नई चीज़ के बारे में सोचना हमारा संज्ञान होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्होंने अपने बच्चे और आसपास के बच्चों पर संज्ञान का यानी ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। दोस्तों पियाजे ने सबसे पहले अपने 3 बच्चों पे संज्ञान का अध्ययन किया था। संज्ञान का अध्ययन करने के बाद उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि जीन पियाजे ने सबसे पहले कहाँ अध्ययन किया था, किसके बच्चों पर अध्ययन किया था। तो दोस्तों जीन पियाजे ने सबसे पहले अपने 3 बच्चों पर अध्ययन किया था। देखे उन्होंने यह देखा था कि बच्चों को जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनका विकास होता है। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे 2 और अन्य नामों से हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट नाम है विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों पियाजे यह मानते थे कि बच्चे का जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वो चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है। जैसे यह फुटबॉल है दोस्तों, जब यह छोटे बच्चों को दिया जाएगा तो वह यह नहीं समझ पाएगा कि इस फुटबॉल से क्या करना है, लेकिन जब वो बड़ा बच्ची की या छोटा मतलब 7 या 8 साल के बच्चों को दिया जाएगा तो वह इस फुटबॉल से खेलने लगेगा। यानी कि बच्चा जैसे जैसे उम्र में बढ़ता है वैसे वैसे वो चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम आसपास के लोगों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, उसके बाद विद्यालय के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम अपने देश के बारे में, फिर विदेश के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हम चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। पियाजे यही मानते हैं कि बच्चे जैसे जैसे मैच्योर होते हैं यानी कि जैसे उनका उम्र बढ़ता है वैसे ही वो दुनिया के बारे में अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि कौन क्या है। अगर हनी सिंह का नाम रखेंगे बच्चों के सामने तो वह यह समझ जाएंगे कि हनी सिंह गाना गाता है। यानी कि जैसे उनका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। आइए दोस्तों डिफिनेशन देखते हैं। यह डिफिनेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस डिफिनेशन से प्रश्न पूछा गया है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। देखिए दोस्तों पियाजे यह मानते थे कि बच्चे जो होते हैं वह एक्टिव लर्नर होते हैं, वह अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं, वह लिटिल साइंटिस्ट है। अगर एग्जाम में आपके प्रश्न पूछ दे कि लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा है, तो दोस्तों जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। इसलिए कहा है दोस्तों कि बच्चे कुछ भी जिज्ञासु होते हैं, वह जब भी कोई नई चीज़ उनके हाथ में आता है तो वो चीज़ों को तोड़ने लगते हैं। उनके अंदर यह जिज्ञासा होती है कि वह अंदर की चीज़ों को देख के। आपके घर में और कोई बच्चा होगा तो आप यह बात नोट किए होंगे कि कोई भी नया चीज़ जब उनके हाथ में जाता है तो वह बेचैन हो जाते हैं उस चीज़ को तोड़ने के लिए, देखने के लिए कि अंदर क्या है। तो पियाजे इसलिए बोले कि बच्चे जो होता है वह लिटिल साइंटिस्ट होता है, वह सक्रिय यानी कि एक्टिव होता है, वह हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। वह बच्चा जो होता है वह निष्क्रिय नहीं होता है, एक्टिव होता है। पहले के शिक्षक लोग बच्चे को निष्क्रिय मानते थे, वह यह समझते कि शिक्षक जो होता है वह बच्चों के ज्ञान निर्माण करता है। लेकिन जीन पियाजे ने यह बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, शिक्षक केवल एक सुविधादाता होता है। आइए दोस्तों
संज्ञानात्मक विकास का कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। दोस्तों जितना भी हिंदी नाम होगा आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि उस नाम को इंग्लिश में याद कीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में इंग्लिश जो नाम होता है वह नहीं बदलता है, जो हिंदी नाम होता है वह हमेशा बदलते रहता है। जैसा कि दोस्तों अनुकूलन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर हम गर्मी के दिन में जो कपड़ा पहनते हैं वो सर्दियों के दिन में नहीं पहनते हैं, यानी कि जो हम अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे एक बच्चा है दोस्तों, अगर वह सांप से देख के डर जाता है, यानी कि सांप बड़ा जैसे होगा वह सांप से देखकर डरना बंद कर देगा, यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। एक और एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, अगर कोई इंडिया का बच्चा है, दो बच्चे हैं इंडिया का, एक बच्चा हिंदी बोलता है, एक बच्चा इंग्लिश बोलता है, लेकिन जो बच्चा हिंदी बोलता था जब वो अमेरिका जाएगा तो वह भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि वहाँ वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। हम जब भी वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, वह हमारा अनुकूलन कहलाता है। आइए दोस्तों, अनुकूलन की दो प्रोसेस होती है, इनकी दो प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रक्रिया होता है हमारा आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन। सेकेंड प्रक्रिया होता है हमारा समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। सबसे फर्स्ट हम एसिमिलेशन पढ़ते हैं। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने प्रीवियस नॉलेज में यानी कि पुराने नॉलेज में कुछ नया ऐड करते हैं, यानी कि कुछ नया जोड़ते हैं, उसे हम आत्मसातकरण कहते हैं, यानी कि एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे दोस्तों आप सबसे पहले अगर आपके हाथ में सैमसंग का मोबाइल आया होगा, उसके बाद अगर आपके हाथ में नोकिया का फ़ोन आया होगा, तो आप यह समझ गए होंगे कि मोबाइल जो होता है वह सैमसंग का भी हो सकता है और नोकिया का भी हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों एक और एग्जांपल समझते हैं। जब एक छोटा बच्चा था और सबसे पहले उसने एक ब्लैक डॉग देखा उसका कलर ब्लैक है, उसके 4 पैर है और वो भौंकता है। लेकिन एक बार और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो एक बार व्हाइट डॉग देखता है उसके भी 4 पैर है, वह भी भौंकता है। तो बच्चे ने अपने ज्ञान में कुछ नया ऐड किया, यानी कि जब भी हम कुछ नया ऐड करते हैं वह हमारा आत्मसातकरण कहलाता है। बच्चा यह ज्ञान ऐड किया कि जो डॉग होता है वह ब्लैक भी हो सकता है और वह व्हाइट भी हो सकते हैं, यानी कि अपने ज्ञान में जब भी कुछ हम नया ऐड करते हैं, आप आसान तरीका से समझिए दोस्तों, कुछ नया ऐड करना आत्मसातकरण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी दोस्तों अपने दिमाग में जब जो हम प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया ऐड किए हैं उसमें मॉडिफाई करना यानी कि चेंजिंग करना हमारा समायोजन कहलाता है। जैसे छोटा बच्चा था वह यह जानता था कि 4 पैरों वाला सिर्फ डॉग होता है, नहीं कुत्ता होता है, लेकिन एक समय जब वह बिल्ली देखा उसके भी 4 पैर थे लेकिन वह म्याऊ म्याऊ करती थी, तो बच्चा यह कंफ्यूज हो गया और कुछ अपने दिमाग में नया ऐड किया और लोगों से पूछा कि इसका नाम क्या है, तो लोगों ने यह बताया कि इसका नाम बिल्ली। यानी कि बच्चे ने अपने दिमाग में यह चेंजिंग किया कि 4 पैरों वाला सिर्फ कुत्ता भी नहीं होता है, वह बिल्ली भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब भी अपने दिमाग में जो नॉलेज है उसमें चेंजिंग करते हैं वह हमारा समायोजन कहलाता है। यानी कि वातावरण के अनुसार चेंजिंग करना समायोजन कहलाता है। जैसे दोस्तों बचपन में अगर कोई हम वर्ड मीनिंग गलत याद कर लिए थे, जब बड़ा होकर वह हम चेंज किए, यानी कि वातावरण के अनुसार जो आसपास के लोग सही वर्ड मीनिंग याद कर बोलते थे उसके अनुसार हम अपना वर्ड मीनिंग चेंज कर लिए, वह हमारा समायोजन कहलाता है दोस्तों। यानी कि मॉडिफाई यानी कि अपने नॉलेज को चेंज करना वातावरण के साथ, वह हमारा समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों साम्य धारण या संतुलन इक्विलिब्रेशन। आइए दोस्तों इसका परिभाषा देखते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन काम करता है। देखिए दोस्तों, इसके द्वारा बच्चा जो होता है वह एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच अपना संतुलन कायम रखता है। यानी जब भी बच्चा कोई नया चीज़ देखेगा, ज्ञान ऐड करेगा, ज्ञान ऐड किया उसके बाद उसमें कुछ चेंजिंग किया, यह सभी प्रोसेस के अंतर्गत जब वो अपने दिमाग पे संतुलन रखता है वह हमारा साम्य धारण यानी कि इक्विलिब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा एस्कीमा दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि एस्कीमा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, एक हमारे दिमाग में एक स्टोर होता है, यानी कि जो हम नॉलेज अपने दिमाग में लेते हैं वह एक जगह जाके स्टोर होता है, जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप सलमान खान को देख के पहचान लेते हैं तो आप यह समझिए कि सलमान खान का स्कीमा आपके दिमाग में बैठा है, आप कहीं ना कहीं सलमान खान को पहले देखे थे, यानी कि जिसके बेसिस पे आप चीज़ों को पहचानते हैं वह हमारा स्कीमा कहलाता है। देखिए परिभाषा देखते हैं।
शरीर की द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज जो माइंड से जुड़ी है, यानी जब भी हम शरीर से जो कार्य करते हैं जो हमारा माइंड से जुड़ा हुआ है। जैसे दोस्तों आप किसी रास्ते से जा रहे होंगे, अगर अचानक आपके सामने सांप आ गया तो अचानक आप जो चिल्लाते हैं, जो जंप करते हैं, वह हमारा स्कीमा होता है। यानी कि कुछ चीज़ें आप अचानक करते हैं बिना सोचे समझे। जैसे अगर आपके सामने कोई भूत आ गया, अगर आप अचानक जो एक्टिविटीज़ करेंगे यानी कि जो क्रियाएं करेंगे वो हमारा स्कीमा कहलाता है। जैसे दोस्तों कोई छोटा बच्चा है, उसका हाथ में आइसक्रीम जाते ही वो आइसक्रीम चूसने लगता है, वह आइसक्रीम को खाने लगता है, तो ये उसके दिमाग में स्कीमा पहले से मौजूद है कि आइसक्रीम को कैसे खाना है। दोस्तों आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जब छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है या आइसक्रीम चूसता है, देखिए एक छोटा बच्चा है, वो बॉल जब जैसे ही उसके हाथ में जाएगा वह बॉल पकड़ने लगता है, यानी कि दोनों हाथ से पकड़ेगा क्योंकि उसके दिमाग में पहले से यह स्कीमा मौजूद है कि बॉल को पकड़ना। आइए दोस्तों जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के हम स्टेज पढ़ते हैं, 4 स्टेज होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे हर एग्जाम में 2 या 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछता है। तो आइए दोस्तों स्टेज को देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज हमारा संवेदी पेशीय अवस्था, इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट स्टेज हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष का होता है। नेक्स्ट स्टेज हमारा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से 15 वर्ष का होता है। दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है, आप SPCF से याद कर सकते हैं। एस का मतलब होता है दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज, पी का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी का मतलब होता है दोस्तों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एफ का मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों SPCF से आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। दोस्तों एक और बात, पियाजे जो थे वो अपने स्टेज में 15 वर्ष तक का बात करते हैं। ये पियाजे हम मानते थे कि बच्चों का जो विकास होता है वो लास्ट 15 वर्ष तक हो जाता है, यानी कि आप ये याद रखिएगा कि पियाजे का जो स्टेज का लास्ट उम्र है वह 15 वर्ष का है। आइए दोस्तों सबसे फर्स्ट स्टेज देखते हैं हम, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। दोस्तों इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी कि अपने हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। दोस्तों आप पांचों के पहले नाम देख लेते हैं। पहला ज्ञानेंद्रिय हमारा आँख होता है, उसके बाद कान होता है, उसके बाद त्वचा यानी कि हाथ पैर, उसके बाद दोस्तों जीभ और नाक यानी कि स्मेल। ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। यानी कि जब भी कोई चीज़ नया सीखता है बच्चा, वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, क्योंकि उसके दिमाग का उतना विकास उस समय तक नहीं हुआ था। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, अगर कोई दूध गर्म है, अगर वो बच्चा से यह बोला जाएगा कि बेटा दूध मत पियो, दूध गर्म है, वो बच्चा नहीं समझेगा। जब वो दूध पिएगा, उसकी जीभ जलेगा, तो वो सीखेगा। यानी कि जब भी उसके साथ शरीर से कुछ ज्ञानेंद्रियों से कुछ हरकत होती है तब बच्चा सीखता है। जैसे आपके घर में कोई स्त्री होगा, अगर बच्चों को समझाया जाएगा कि स्त्री मत छुओ, उसका हाथ जलेगा, तो बच्चा यह नहीं समझेगा। जब वो स्त्री छुएगा, उसका हाथ जलेगा, तब वो समझेगा। यानी कि इस अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस अवस्था में शिशु शरीर से चीज़ों को इधर उधर करता है, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, वे प्रकाश तथा आवाज़ के प्रति क्रिया करना आरंभ कर देता है। देखिए दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा को अगर कोई चीज़ हटाना होगा या कोई चीज़ पकड़ना होगा तो अपने पूरे शरीर से पकड़ता होगा। जैसे आप दोस्तों चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इस स्टेज का बच्चा कोई चीज़ को अपने हाथों पर नहीं पकड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों का हाथों का विकास, मोटर स्किल नहीं हुआ होता है, वो अपने पूरे शरीर से अपने चीज़ों को पकड़ता है। दोस्तों वह प्रकाश, और अगर दूसरे कमरे से, अगर बच्चा कोई दूसरा कमरा में खेल रहा होगा, दूसरे कमरे से कोई चिल्लाएगा तो बच्चा उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देता है, यानी कि वह आवाज़ की प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि बच्चा आवाज़ के प्रति आरंभ करना कब शुरू करता है, तो दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज से हमारा बच्चा शुरू कर देता है आवाज़ के प्रति क्रिया करना। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना, दांतों से काटना आदि की स्वाभाविक क्रिया करता है। देखिए दोस्तों जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है उसमें बच्चा जो होता है कोई नया चीज़ देखता है, उसे दांतों से चबाने लगता है, मुंह से काटने लगता है, यह स्वाभाविक क्रियाएं होती है। नेक्स्ट है
प्रयास एवं त्रुटि के आधार पे परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। देखिए दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो होता है वह बार बार प्रयास करता है और बार बार त्रुटि करता है, यानी गलत करता है, लेकिन फिर भी वो कार्य जो होता है वह रेगुलर करता है। जैसे अगर कोई बच्चा होगा आपके घर में, जो घर का छत का सीढ़ी होगा, बच्चा देखिएगा उस पर बार बार चढ़ता है, गिरता है, रोता है, लेकिन फिर दोबारा वह चढ़ने की कोशिश करता है। एवं प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से बच्चा इस अवस्था में सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये दोस्तों VVI है, आप इस पे VVI पॉइंट लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी गुण विकसित हो जाता है। अगर कोई बच्चा मोबाइल से खेल रहा होगा, अगर आप उसके हाथ से मोबाइल छीन के छुपा दीजिएगा तो बच्चा उसके पास मोबाइल की वजह से रोने लगेगा। फिर जब आप उसके हाथ में मोबाइल दीजिएगा तो वह शांत होगा। लेकिन यानी कि आप दोस्तों आप यह समझ सकते हैं कि इसमें वस्तु अस्थायित्व, यानी कि जिस वस्तु से वह खेल रहा है वह उसके दिमाग में बैठ गया। जब वह वस्तु आप छुपा दीजिएगा तो वह रोने लगेगा। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, फुटबॉल से खेल रहा है, लेकिन कोई उसके फुटबॉल से हाथ से लेके छुपा दिया है तो बच्चा रोने लगा है। जब वो फुटबॉल दोबारा उसके हाथ में मिलेगा तो वो बच्चा फुटबॉल से खेलना फिर शुरू कर देगा और रोना शांत कर देगा, यानी रोना खत्म कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि वस्तु अस्थायित्व का गुण कब विकसित होता है, तो हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण विकसित होता है। देखिए दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो होता है वो बड़ों से अनुकरण करके सीखता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, जब छोटा बच्चा होगा, अगर आप बच्चे के सामने रोना शुरू कीजिएगा तो बच्चा भी आपको देख के रोना प्रारंभ कर देगा। आप बच्चों के सामने हंसिएगा तो बच्चा भी हंसना शुरू कर देगा। आप देखे होंगे दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तो कोई बड़ा आदमी जाता है उसके पास तो उसे अपना नाम धके अपना नाम चिल्लाता है, जैसे बोलता है मामा मामा बोलो, तो बच्चा भी मामा मामा बोलने लगता है। बड़ों का अनुकरण करके वह बोलने की कोशिश करता है, यानी बड़ों की अनुकरण करके वह सीखता है। नेक्स्ट हमारा स्टेज दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। दोस्तों, ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज से हमारा हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यानी कि इसमें बच्चा कोई क्रिया नहीं करता है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में जो बच्चा होता है, अगर उसके सामने कोई चीज़ होगा उसको देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उसके बारे में कोई तर्क नहीं कर पाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, यह तर्क करने से पहले की स्टेज है। तर्क का मतलब होता है दोस्तों सोचना समझना, यानी कि ये सोचने समझने से पहले की अवस्था है। आइए दोस्तों इसके मुख्य पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा जीववाद, यानी कि एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। देखिए दोस्तों, जीववाद में यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो होता है वह सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, और बच्चों को लगता है अगर मुझे भूख लगता है तो मेरे डॉल यानी कि खिलौनों को भी भूख लगता होगा। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें बच्चा अगर कोई कहीं खेल रहा है, सीढ़ी से खेल रहा है और सीढ़ी से गिर जाए तो बच्चा रोने लगता है। अगर कोई गार्जियन आकर अगर सीढ़ी को पीटता है तो बच्चा शांत हो जाता है। उसे लगता है जैसे मुझे चोट लगा है वैसे सीढ़ी को भी चोट लगा होगा। इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर दे कि जो वह कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है। दोस्तों, अहम केंद्रित में जो बच्चा होता है वह खुद को केंद्र मानता है। उसे लगता है जैसे मैं सोचता हूँ वैसा ही बाकी लोग सोचते हैं। अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो सबको आइसक्रीम पसंद है। अगर मुझे चांद मेरा मामा है तो सबका मामा चांद है। ऐसे बच्चा ये समझता है कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। इसमें बच्चा आप ऐसे समझ सकते हैं, बच्चा जो होता है इसमें सेल्फिश होता है, खुद को केंद्र मानता है। अगर बच्चा कहीं ट्रेन से जाता होगा, आपका बचपन भी याद आ जाएगा दोस्तों, तो आपको लगता होगा यानी कि ट्रेन जो है मेरे साथ चलता है। जब इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को यह लगता है कि ट्रेन के साथ ही आसपास के पेड़ चलता है, घर चलता है, वो अहम केंद्रित होता है। उसको यह लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे लिए है, जैसे पेड़ मेरे लिए है, ट्रेन मेरे लिए है, चांद मेरे लिए है। वो समझता है कि दुनिया की सारी चीज़ें उसके लिए बना है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन।
जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान दे, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों प्री ऑपरेशनल में बच्चा और कोई वस्तु है तो उसके सभी एस्पेक्ट को नहीं देखेगा, सभी गुणों को नहीं देखेगा, वो सिर्फ एक गुण को देखेगा। अगर किसी उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल से क्या क्या हो सकता है, फ़ोन भी आ सकता है, फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, ये सब नहीं समझता है। वो ये समझता है मोबाइल सिर्फ गेम खेलने के लिए होता है, यानी कि सिर्फ वह एक पक्ष को देखता है। अगर वो घर से दुकान जाता है तो सिर्फ घर से दुकान जा सकता है, वहाँ से वापस वह नहीं आ सकता है। आइए दोस्तों अपलटावी नेक्स्ट पॉइंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। ये दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपलटावी का मतलब होता है इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे दोस्तों अगर बच्चा से पूछा जाएगा 2 + 2 कितना होता है तो बच्चा यह बता देगा 4 होता है, लेकिन यह पूछा जाएगा कि 4 कितने जोड़ से बनता है तो यह बच्चा नहीं बताएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 4 + 6 बच्चा 10 बता देगा, लेकिन 6 + 4 यानी चीज़ों को जब हम पलट देंगे, उलट देंगे तो वह बच्चा नहीं बता पाएगा। 2 + 3 5 होता है, यह बता सकता है, लेकिन यह पूछा जाएगा कि 5 कितने से जोड़ने से बनता है तो ये नहीं बता पाएगा। दोस्तों इसमें बच्चा जो होता है वो शेप देख के विचलित हो जाता है। अगर मान लीजिए दोस्तों 1 लीटर दूध है, लेकिन 2 बराबर गिलास में रखा जाएगा तो और उसको दूध से हटा के एक पतला बोतल में रख दिया जाए और चौड़ा बोतल में, तो बच्चा जो शेप में ज़्यादा दिखेगा बच्चा उसे पसंद करेगा। बच्चा यह बताएगा कि इसमें ज़्यादा है। देखिए दोस्तों अगर इसमें बच्चों को दूध सेम है, लेकिन पतला शेप होने की वजह से इसमें दूध ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या मोटा शेप है इसमें दूध कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चे से यह पूछा जाएगा कि दूध किस में ज़्यादा है तो बच्चा बताएगा इसमें पतला वाला में ज़्यादा। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुद्रा संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि की कॉन्सेप्ट में कमी इसी अवस्था में होती है। देखिए दोस्तों जो प्री ऑपरेशनल अवस्था में अगर बच्चों को 2 रुपये का 10 सिक्का दिया जाएगा और एक 10 रुपये का कागज़ का नोट दिया जाएगा तो बच्चा ये बोलेगा जो 2 रुपये का 10 सिक्का है ये ज़्यादा है, यानी कि मुद्रा संप्रदाय कॉन्सेप्ट की कमी होती है। इसमें दोस्तों भार और ऊंचाई की कॉन्सेप्ट भी कमी होती है, ये सभी वह नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष का होता है। आइए दोस्तों इस स्टेज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ करता है और उन पर चिंतन शुरू करता है। देखिए दोस्तों इस अवस्था में यानी कि मूर्त का मतलब होता है दोस्तों जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी कि इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है अगर कोई चीज़ उसके सामने है तो बच्चा सिर्फ उसी के बारे में सोच पाएगा, समझ पाएगा। अगर बच्चों के सामने फुटबॉल है तो बच्चा सिर्फ फुटबॉल के बारे में सोच पाएगा। अगर फुटबॉल उसके सामने से हटा दिया जाएगा तो बच्चा फुटबॉल के बारे में नहीं सोच पाएगा। ये दोस्तों आप एक और यहाँ से नोट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से बच्चा सोचना यानी कि तर्क करना शुरू कर देता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बालक के चिंतन में पलटावी गुण आ जाता है। पलटावी कहने का मतलब है दोस्तों अब वो शेप से नहीं विचलित होगा, अब यह बता देगा कि दूध कितना लीटर है। अगर 1 लीटर को दूध पतला शेप में भी रखेगा और ज़्यादा दिखेगा तभी वो ज़्यादा नहीं समझेगा। अब वह बता देगा कि 6 + 4 जोड़ने से 10 होता है और ये पूछा जाएगा कि 10 कितने से जोड़ने से बनता है तो वह 6 + 4 बता देगा। अब वह अगर बच्चा घर से दुकान जाता है तो दुकान से घर भी आ सकता है, यानी कि पलटावी का गुण उसमें आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालक दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष बताने योग्य हो जाता है। यानी कि बालक जो होता है वह दिन भी बता सकता है कि कौन दिन चल रहा है, तारीख क्या है, समय, महीना, वर्ष सभी चीज़ें बता सकता है। बालक लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकता है। देखिए दोस्तों बालक शेप बना सकता है, क्रमानुसार चीज़ों को सजा सकता है, जैसे सीक्वेंस लगा सकता है, बड़ा छोटा एक क्रम में बैठा सकता है, कोई चीज़ों को शेप देख के उसे साइज में बैठा सकता है। आप बता सकते हैं कि इसमें बच्चों में सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट का विकास हो जाता है। बालक अनेक तार्किक क्रिया, तार्किक मतलब होता है दोस्तों मूर्त वस्तुओं के बीच में तर्क करना, जो चीज़ें उसके सामने है बच्चा उसके बारे में तर्क करना शुरू कर देता है। वस्तु की लंबाई वजन के अनुसार उनको क्रम में लगा सकता है। देखिए दोस्तों बच्चा अगर प्रार्थना में है तो बच्चा ये क्रम बता सकता है कि छोटा बच्चा आगे होगा, बड़ा बच्चा पीछे होगा, यानी कुछ चीज़ों को क्रम में बैठाना शुरू कर देता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास होता है। भाषा मतलब बच्चा जो भाषा उसकी मातृभाषा होगी बच्चा वह भाषा बोलने लगेगा, और संप्रेषण मतलब होता है दोस्तों वह फ्लुएंट में यानी तेजी बोलना शुरू कर देगा। आइए दोस्तों एक नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट को देखते हैं।
इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुर्दा भारत आदि का कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। देखिए दोस्तों, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है उन सभी में ये सभी का कमी होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में इन सभी गुणों का कमी होता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह सभी गुण आ जाता है। एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आगमनात्मक तर्कना। यह भी इसी अवस्था में आता है जब उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करना लगता है। देखिए दोस्तों, आगमनात्मक तर्कना यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग बच्चों के अंदर इस अवस्था में आ जाता है। इसमें बच्चा उदाहरण देखकर वह बता देता है। अगर बच्चों को यह बताया जाए, पूछा जाए कि पेड़ क्यों जरूरी है, तो यह बता देगा कि इससे ऑक्सीजन मिलता है। दोस्तों लास्ट स्टेज है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष का होता है। दोस्तों इसमें बच्चा जो होता है वो अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें उसके पास सामने नहीं है, जिन चीज़ों को वो नहीं देख सकता है, उन चीज़ों के बारे में भी वो सोचना शुरू कर देता है। अगर कोई बच्चा बिहार का है तो वो दिल्ली के बारे में भी सोचना शुरू कर सकता है। बालक में सभी प्रकार के संप्रत्ययों का विकास होता है। संप्रत्यय मतलब दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि बालक में सभी प्रकार कॉन्सेप्टों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक दोस्तों, यानी कि एक चीज़ों से कनेक्ट करके अलग अलग चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। अगर कोई ये पता है बाइक से क्या होता है, तो ये भी बता सकता है कि बाइक से दो लोग बैठ के घूम सकते हैं, बाइक से सामान ढो सकते हैं। यानी कि एक चीज़ों के बारे में अलग अलग चीज़ें सोचना शुरू कर देता है, कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता, यानी कि क्रम से सोचना स्टार्ट कर देता है कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आता है। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास होता है। दोस्तों वो अपनी भाषा को फ्लुएंट से बोलना शुरू कर देता है और कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। अब सारे चिंतन यानी दोस्तों डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी विभिन्न दिशाओं में सोचना, ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अगर वह इससे यह पूछा जाएगा कि पेड़ से कितना फायदा है, तो वह सभी फायदों को बता सकता है। वह एक क्वेश्चन का 10 जवाब दे सकता है, यानी कि उससे अपसारी चिंतन का विकास उसमें हो गया है। निगमन तर्क यानी कि नियम से उदाहरण का विकास हो गया, यानी कि बच्चों संज्ञा का और परिभाषा बताया जाएगा, किसी भी चीज़ का परिभाषा बताया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल बताया जाएगा, तभी बच्चा समझ सकता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान योग्यता का भली प्रकार विकास होता है। देखिए दोस्तों, बच्चा इसमें समस्या समाधान का विकास होता है और उसके सामने कोई प्रॉब्लम आएगा तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है। अब आइए दोस्तों लास्ट हमारा कुछ नोट जिन पे आ जाएगा, जहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो उन नोट को एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट नोट है हमारा बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिन पियाजे यह मानते थे कि बच्चों का इन्वायरमेंट जैसा होगा बच्चों का डेवलप भी वैसा होगा। अगर बच्चों को अच्छा वातावरण में शिक्षा दिया जाएगा तो बच्चे अच्छा होंगे। जैसे उनका यह मानना था कि बच्चे अपने वातावरण से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अगर बच्चों का इन्वायरमेंट में चोर लोग हैं, यानी कि वातावरण में आसपास के लोग चोर हैं, तो बच्चा भी ज़्यादा उम्मीद है चोरी बनेगा। और बच्चों के आसपास के सभी लोग इंग्लिश बात करते हैं तो बच्चा भी ज़्यादा उम्मीद है इंग्लिश में ही बात करेगा। शिक्षकों को बच्चों को में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तार्किक क्षमता मतलब है दोस्तों सोचना समझना तर्क करना, यानी कि जिन पियाजे यह मानते थे कि बच्चों में शिक्षकों को यह चाहिए कि उनको तर्क करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। उन्हें ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए जिनमें उनको तर्क करना पड़े। बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब बच्चे गलती करते हैं तो बच्चे अपनी गलतियों से सीखते हैं। गलती करना अच्छी बात है, तो बच्चों जब गलती करते हैं तो उन्हें ज़्यादा मौका देना चाहिए कि वो स्वयं यानी खुद से वो गलती को सुधार करे, जिससे वह हमेशा उनको याद रहेगा और वह चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोग का मतलब होता है दोस्तों उसे एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए। व्यवहारिक उसे जो समझ में आए उसके अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार हो, वह शिक्षा देना चाहिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों पियाजे यह मानते थे कि बच्चे का दिमाग का विकास, संज्ञान का विकास हमेशा होता है, यह निरंतर चलते रहता है, जीवन भर चलते रहता है। यह जन्म से प्रारंभ होता है, मृत्यु तक चलते रहता है। शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए। देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है जिसमें बालक केंद्र बिंदु हो। जो हम शिक्षा दे रहे हो वो बालकों के रुचि के अनुसार हो, बालकों के उम्र के अनुसार हो, यही हमारा बाल केंद्रित शिक्षा होता है। इसमें बालक जो होता है वो मुख्य भूमिका होता है, शिक्षक केवल सुविधादाता होता है। तो जिन पियाजे यह मानते थे कि जो बच्चों को शिक्षा दिया जाए वह बाल केंद्रित के अनुसार हो। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद आपको सभी पॉइंट
समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।